तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कहीं ना कहीं ब्रेक तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनके कोई ज़्यादा फॉलोवर है उन्हीं को रीच मिलेगी। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप वही हो ना जिनकी वीडियो वायरल हुई। कंटेंट के मतलब आइडियाज़ कहाँ से? एक तो मुझे अखबार वगैरह पढ़ने का शौक है, तो मैं वहाँ से लेता हूँ। प्लस देखता हूँ कि डे टू डे में ना कौन सी चीज़ें हमें कनेक्ट कर रही हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करोगे तो उसके चांसेस ज़्यादा है। इतने वीडियोस बनाने के बाद क्या एनालाइज किया कि कौन सी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई? काउंटर पार्ट ये भी है कि मैंने एक वीडियो बनाई जिसपे मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, तो वो मैंने अपनी डॉटर के साथ बनाई। वो सेकंड हाईएस्ट व्यूज है आज मेरे उस वीडियो पे। मेरी आज तक ज़्यादा जो टॉपिक वायरल हुई है वो पेरेंटिंग ज़्यादा था। आज की डेट में मदर के पास अपना फ़ोन है, वो अपना बिजी है, बच्चा वो कार्टून देख रहा है, फादर भी अपना स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने में आपने क्या किया? मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने में कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस किया। और आज भी मेरे पास वो एक एक फॉलोअर का रिकॉर्ड है कि कितने फॉलोअर किस वीडियो से, लेकिन बिना फैक्ट्स के बात किए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी करके मुझे व्यूज़ चाहिए। वो शुरू में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना तो उनको कोई वो मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, ना उनको काम मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। पीआर के अंदर आपको आना है तो उसकी सबसे बड़ी है कि आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए। मैं 7 महीने बेरोजगार रहा और फैमिली का ये प्रेशर कि यदि तुमसे काम नहीं होता तो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ तो हमारी ज़मीन वगैरह है, ठीक ठाक सी ज़मीन है। तो मेरे फादर यही कहते थे कि भाई नहीं काम हो रहा तो नॉट टू वरी, आप वापस आ जाओ, ट्रैक्टर हैं अपने पास, खेती करेंगे, वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा उस टाइम पर भी पेशेंस सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस रखिए। इवन मैं तो कहता हूँ जब बुरा दौर चल रहा हो तब आपके पास टाइम ही टाइम होता है। हाँ। तो तब उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, आप में से काफ़ी व्यूअर्स ने उन्हें इंस्टाग्राम रील्स पर स्क्रॉलिंग करते हुए ज़रूर देखा होगा। और उनकी जो सबसे फेमस वीडियो रही, जो मेरी भी पर्सनली फेवरेट है, और वो देखकर अगर मैं आज भी उस वीडियो को देखूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन की। वो उस समय पर फॉरेन ट्रिप पर थे। वहाँ पर एक फॉरेनर ने उनसे पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? ही सेड यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप चांद पर पहुँच गए हैं। वो पल एक भारतीय होने के नाते हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। और इसके साथ साथ ये पेरेंटिंग टिप्स भी शेयर करते हैं जिसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक अपने आप को नई नई चीज़ों के लिए मोटिवेट किया और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन में कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाया। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर पवन कंबोज का। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ना मास कम्युनिकेशन रहा है और शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट था बोलने का। और फिर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया 2023 के स्टार्टिंग में कहीं। तो तब हम कुछ भी पोस्ट कर देते थे ऐसे ही, बस ठीक है कुछ बनाया, फैमिली के वीडियोस ये वो। फिर क्या हुआ कि जो मुझे ब्रेक थ्रू मिला तब मैंने एक नया आईडी बनाया। अपना जो पर्सनल वाला जो था उसको मैंने पीछे छोड़ दिया। तो न्यू आईडीज़ मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यदि आप जो प्रोफेशनल वीडियोस बनाओ, जो पब्लिक के लिए आप वीडियो बना रहे हो, तो उसमें फैमिली के लिए आप अलग रखिए, उसके लिए अलग रखिए। तो मैंने वो अकाउंट क्रिएट किया मेरे ख्याल से अगस्त में। और शायद जब हम 2023 का जो वो ब्रेक थ्रू आया, जब मैं स्कॉटलैंड में था उस दिन, और उसी दिन भारत चांद पर पहुंचा। तो इतने में क्या हुआ कि हम वैसे टहल रहे थे उधर स्कॉटलैंड के एडिनब्रा शहर में। तो इधर से एक वहाँ के लोकल सिटीज़न, हम यहाँ पे कहें तो फॉरेनर्स, तो वहाँ के वो पर्सन आते हैं, उनकी एज रही होगी करीब 77-78, और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस, मैं भारत से हूँ। तो कह रहे कि आप चांद पर पहुँच गए हैं। उसने इंग्लिश में बोला कि यू इंडिया रीच ऑन मून, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उसने थोड़ी सी ऐसे एक अंदर से खुशी भी दिखाई और उसमें थोड़ी सी एक हल्का सा खींच भी थी कि वाई यू आर डेस्परेट। तो उनको मैंने जवाब दिया कि भारत के वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं और ये उन्हीं की कामयाबी है, और उन्हीं की वजह से आज पूरा देश जो है वो गर्व के साथ कह रहा है। आप भी उन्हीं की वजह से ही हमसे बात करो, तो वी सैल्यूट टू आवर साइंटिस्ट। तो बात वैज्ञानिकों की हो रही थी।
खैर जब मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया तब वहाँ पे जो टाइम रहा होगा करीब 2 बजे के आसपास रहा होगा, तो वहाँ 2 बजे रहा होगा तो इंडिया में करीब 7 बजे के आसपास था। और मैं वो वीडियो पोस्ट करके आराम से अपना नॉर्मल, क्योंकि हम वेकेशन पे गए थे तो अपना वो करने लग गए। अब हुआ क्या कि इतने में मेरे पास काफ़ी कॉल्स आने और मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप तो छा गए हो पूरे इंटरनेट पे। दरअसल हुआ क्या कि उस टाइम मेरे 132 या 133 फॉलोवर थे और वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मेरे अकाउंट से तो हुई, लोगों ने क्या किया, उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पेजों पर डालना शुरू कर दिया। इवन ऐसे पेज मैंने देखे, उसके बाद जितने वो लिंक जो जितने मैं देख पाया, जितने मेरे रिलेटिव्स ने या मेरे जानने वालों ने भेजे, कि आपके उस वीडियो को बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स ने, फिल्म बॉलीवुड के एक्टर ने उनको अपने प्रोफाइल स्टोरी में लगाया, इंस्टाग्राम पे या अदर सोशल मीडिया पे, और पॉलिटिशियंस ने लगाया, इवन जर्नल जितने भी आपके बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने लगाया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इतने में एक चीज़, मुझे एक और चीज़ ये लगी कि डाउनलोड करके लोगों ने अपने पेज पर उसको हाईलाइट्स किया। तो मैं देखा कईयों को 10-10 मिलियन, हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पेज पे उसके करीब 10 या 11 मिलियन व्यूज़ आए। फेसबुक पे भी कुछ ऐसे रहे होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उससे मैं कहता हूँ 100 गुना ज़्यादा। मतलब मेरे वाले व्यूज़ तो इतने से थे, लेकिन उसको वैरायटी ऑफ लोगों ने शेयर किया अपने पेजेस पे। और एक हैरानी की और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि एक मेरठ का शायद कोई चैनल था, ऐसे कुछ था फेसबुक अकाउंट, उन्होंने बोला कि हमारे मित्र पवन कंबोज ने हमें ये वीडियो भेजी है। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने वो किसी को नहीं भेजी थी। तो इस तरह से मतलब जस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे कंटेंट, जो जिनका कंटेंट अच्छा चल रहा होगा उस टाइम, उन्होंने उस चीज़ को शेयर किया। बट एनीवे, उस दिन के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, और वही चीज़ मैं आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि आप जब भी कंटेंट बनाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कहीं ना कहीं ब्रेक तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनके कोई ज़्यादा फॉलोवर है उन्हीं को रीच मिलेगी। अब तो खैर इंस्टा ने अपना काफ़ी चेंज कर दिया। या आपका कंटेंट यदि रिलेवेंट है और ऑडियंस को पसंद आता है, तो फिर चाहे आपके 100 फॉलोवर हों या 150 फॉलोवर हों या 50 फॉलोवर हों या मिलियंस में हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा फॉलोवर होंगे तो नहीं, मतलब पोस्ट करते हुए 1% भी आपको लगा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा था। मैंने वो अपने जो उस टाइम मेरे पास माइक वगैरह कुछ सच नहीं था, एयरफोन से मैंने ऐसे करके सामने वो बना दिया। तो पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा था वो पूरा वहाँ की ट्राम चल रही थी, और उधर से लोकल लोग वहाँ से आ रहे थे, लोकल मतलब गोरे आ रहे थे, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लोग को रिलेट करते हैं। क्योंकि जब आप एक भारतीय होने के नाते, जब आपको दूसरे देश में कोई तारीफ करे तो गर्व तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। गर्व मतलब तो होता है। जनरली हमने इंडियंस की मतलब बुराइयां बहुत सुनी है, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। यस, बहुत बुराइयां, बड़े वीडियो वायरल्स होते हैं और कुछ जानबूझकर भी किए जाते हैं। इवन जो फॉरेन क्रिएटर्स हैं वो इंडिया में आते हैं, ज़्यादातर वो यहाँ की, आप दिखाओगे तो यहाँ की गंदगी दिखाएंगे और इधर उधर दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, हमारे देश दुनिया के खूबसूरत देश है, यहाँ पे इतनी कुछ दिखाने लायक है। मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो भी दिखाई जा सकती है। नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। आज भी वहाँ पे छोटा छोटा भी अपने आप को वायरल करने के लिए भारत की बुराई कर देगा तो उनको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन अब समय थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो खैर मेरी जर्नी, दरअसल वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने बैक टू बैक वहाँ से काफ़ी वीडियो पोस्ट किए, तो मेरे ख्याल से हर वीडियो वहाँ से ठीक ठाक वायरल हुआ। बट वो जो था चंद्रयान वाला, वो काफ़ी वायरल हुआ। तो मतलब आपको कब लगा कि हाँ अब सच में कंटेंट क्रिएशन में मजा नहीं, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया ना, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब कंटेंट को आगे क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था, उसी दिन की बात करता हूँ, तो मैं ये सोच के ज़रूर गया था कि वहाँ पे कुछ हम कुछ ट्रैवल की वीडियोस बना देंगे, या कुछ जो भी वहाँ पे मुझे पसंद लगेगा, कुछ जो मेरे को लगा यार ओके ये कंटेंट दिखाने लायक है, वो दिखाना चाहिए। लेकिन वो जो वायरल हुआ उसके बाद मेरा मतलब कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हुआ। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि उससे मुझे कोई फॉलोवर गेन नहीं हुए मेरे, क्योंकि तब मैं बिल्कुल शुरुआत में था। व्यूज मुझे मिले, पब्लिसिटी मिली, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी मिली, ब्रांडिंग जैसे बोलते हैं, खुद की ब्रांड इमेज बनी, तरह तरह की हर जगह पे वो छा गया। और मेरे को लगता है कि ऐसा कोई पर्सन, मैं अपनी सोसाइटी में वापस आया तो मुझे कम से कम भी 15-20 लोगों ने बोला रोक के कि यार आप तो वही हो ना जिन्होंने, हालांकि पहले कभी किसी ने नहीं पहचाना सोसाइटी में रहते हुए। तो उसके बाद काफी लोगों ने बोला कि यार आप वही हो ना जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि उस वीडियो को वैरायटी ऑफ अकाउंट्स पे जो है वो पोस्ट किया गया। तो वहीं से शुरुआत होती है, मैं सही बताऊं तो, कॉन्फिडेंस की। तो वो 132 फॉलोवर से फिर हमने धीरे धीरे आगे करना शुरू किया, फिर वैरायटी ऑफ वीडियोस पोस्ट किए। फिर उसके बाद कंटेंट के मतलब आइडियाज कहाँ से कुछ? देखो, अभी भी ना आइडियाज दो तरह से आते हैं।
एक तो मुझे अखबार वगैरह पढ़ने का शौक है, तो मैं वहाँ से लेता हूँ। दूसरा आइडिया, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको वहाँ से भी बड़े आइडियाज आते हैं। देखो, बातें सब लोग एक जैसी करते हैं, ये आप कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी नया नहीं है। बहुत सारे लोग सेम बात आप भी कर सकते हो, बस आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका है, आप उसको कैसे बता रहे हो, वो मायने रखता है। तो मैं एक तो न्यूज़पेपर वगैरह देखता हूँ, उसके बाद आजकल चैट जीपीटी वगैरह का काफ़ी यूज़ हो रहा है, वहाँ से थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी कर लेते हैं। प्लस देखता हूँ कि डे टू डे में ना कौन सी चीज़ें हमें कनेक्ट कर रही हैं। तो जैसे पेरेंटिंग के बारे में मैं आपको अभी आगे हम बात करेंगे, तो उसके वीडियोस में बनाता हूँ कि जो चीज़ें डायरेक्ट को रिलेट कर रही हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उसके आसपास जो कंटेंट रखें। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट आपका उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिले। तो मतलब कंटेंट जब आप करते हैं तो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं कि मुझे क्या बनाना है, नहीं, मतलब अपने मैं अकॉर्डिंग? दोनों चीजें करता हूँ कई बार, लेकिन अब ट्रेंड्स को फॉलो करोगे तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। मेरे साथ थोड़ी सी ये वो है कि मैं ना ज्यादातर कोशिश करता हूँ खुद के बनाने की। उसके चक्कर में बहुत बार मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ और व्यूज नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है। और जब आप कंटेंट के साथ चलते हो, फ्लो के साथ चलते हो, तो थोड़े से चांसेस ज्यादा हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि आपने कंटेंट उसके ऊपर बनाया, हाँ, लेकिन जो बहुत मुद्दा काफी हाईलाइट हुआ है उसके ऊपर आपने, देखो, लोग आजकल ये नहीं देखना चाहते कि आप उनको क्या ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि ज्ञान में जैसे आप ऋषिकेश में कभी आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे उस गंगा किनारे, मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा कि जब भी आप कभी ऋषिकेश में जाएं, तो वहाँ जब गंगा किनारे आप बैठते हो ना, तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, यहाँ व्यर्थ में बैठकर ज्ञान न बांटे, यहाँ सब ज्ञानी है। तो ऐसा नहीं, ऑडियंस सब ज्ञानी है, बस लोग आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं कि आपने नई चीज क्या बोली, यानी कि आपने वैल्यू एडिशन क्या किया। बस जिस वीडियो मैंने देखा है, अभी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस को कभी उठाता हूँ, पिछले 10-15 वीडियोस को एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि जिस वीडियो के अंदर जो मुझे भी पसंद आई बाद में, हालांकि मेहनत अलग बात है, पोस्ट होने के बाद अलग फील आती है, जिसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन था, वो वीडियोस चली हैं, एक एवरेज से रिस्पेक्टिव व्यूज आए हैं, क्योंकि हम कोई एड वेड तो लगाते नहीं है ना, हमने कभी बूस्ट किया। उसकी भी मैं कहानी आपको आगे बताऊंगा कि लोग कैसे करते हैं आजकल। नहीं, मतलब कोई ऐसी वीडियो जो आपको लगा कि नहीं ये तो पक्का चलेगी और वो बिल्कुल नहीं चली? देखिए, मैंने कई बार महापुरुषों पे वीडियोस बनाई हैं। ओके। हाँ, कई बार जैसे चाणक्य पे मैंने बनाई, गांधी जी पे बनाई, या और भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर चीज़ें बनाई। बहुत ज़्यादा नहीं चली, मतलब अगस्त में हमने बनाई, वो नहीं चली। एक वीडियो जो मैंने मुझे लगता था कि वो वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी चलनी चाहिए, हालांकि फेसबुक पर मुझे ठीक व्यूज़ आए, वो मैं लंदन में मैंने बनाई थी उधम सिंह की, उस पर ठीक व्यूज़ आए, लेकिन मेरी उम्मीद से कम आए। हाँ, फेसबुक पे उसको अच्छा लोगों ने देखा कि एक ऐसा क्रांतिकारी जो उस दौर में 1940 के आसपास, तब भारत से वहां जाता है, वहां पे जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेते एक महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह कंबोज, तो उसको बड़ी मेहनत करी उस वीडियो को बनाने में, लंदन गया, देखो वहां से, तो वो चली। मुझे लगा था कि शायद इसको बहुत ज्यादा चलनी चाहिए, पर ऑडियंस ने उस लेवल पे उसको प्यार नहीं दिया। तो मतलब आपको ऐसा इतने वीडियोस बनाने के बाद क्या एनालाइज किया कि कौन सी वीडियोस ज्यादा वायरल होती है? इवन एक चीज मैं और बताऊं, इवन मेरी कई वीडियोस, आप इसी के साथ एक दूसरा सवाल ये भी है कि आपने मेहनत करी जिस वीडियो पे, वो नहीं चली। लेकिन उसका एक काउंटर पार्ट ये भी है कि मैंने एक वीडियो बनाई जिसपे मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी। मैंने क्या हुआ कि रात को सोने से पहले बच्चों से किस तरह की बात करनी चाहिए, तो वो मैंने अपनी डॉटर के साथ बनाई। वो सेकंड हाईएस्ट व्यूज है आज मेरे उस वीडियो पे, अराउंड 12 मिलियन व्यूज हैं उस पे। सो इस पे क्या कहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, और लगभग इसी के आसपास उस पे हैं, शायद 7 या 8 मिलियन व्यूज उस पे हैं फेसबुक पे। तो मतलब वो दोनों प्लेटफॉर्म पर चली। मैं यकीन मानो, मैंने सोने से पहले ऐसे ही बोल दिया था वो कि मुझे लगा चल यार इसके ऊपर बनाते हैं, बच्ची को मैंने साथ बैठा और वो चल गई। उस पे मैंने 0.1% भी मेहनत नहीं की, और मैं ये बिल्कुल खोला, इवन ऑडियंस चाहे वो उस वीडियो को जाके देख ले, आई एम पवन कंबोज मेरा वो है, तो उस पे मैंने कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ मैंने अपने हाथ से कैमरा पकड़ा। इवन उस पे तो हमने वो भी नहीं लगाया, ट्राइपॉड भी नहीं लगाया, और माइक वो नॉर्मल वाला यूज किया जो भी था है मेरे पास, चल गई वो। 12 मिलियन व्यूज आज की डेट में बड़े मायने रखते हैं, जहाँ पे इतना गला काटते हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग ज्यादा वीडियोस आपकी किस टॉपिक पे वायरल हुई? मेरी आज तक ज्यादा जो टॉपिक वायरल हुई है वो पेरेंटिंग पे हुई है, ज्यादातर पेरेंटिंग पे हुई है, और बीच में कुछ कहानियां मैंने सुनाई थी वो भी हुई हैं, बट ओवरऑल यदि टॉप की जो वीडियोस हैं वो पेरेंटिंग पे ही हुई हैं मैक्सिमम, या यूं कहूं कि बच्चों के आसपास जो घूमती है ना चीजें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं अपने बच्चों की, तो उनको भी नया इनपुट चाहिए।
और उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ यार वो है। और दूसरी बात क्या है ना, बच्चे के से जुड़ी हुई बातें हम करते हैं और वो अच्छी बात हम कर रहे हैं तो वो कंटेंट ज़रूर होता है। मेरा एक कंटेंट बड़ा वायरल हुआ, उसमें उसके करीब 25 मिलियन व्यूज़ हैं इस पे फेसबुक पे, और लगभग इतने ही व्यूज़ उसके हैं, 18 या 20 मिलियन व्यूज़ हैं, 22 मिलियन व्यूज़ हैं इंस्टाग्राम पे। वो ये है कि मैंने वो वीडियो बनाया, उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी कि जब आप घर ऑफिस से या अपने काम से अपने घर आते हो शाम को, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कोई काम, चाहे ऑफिस जाता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ किसी में है, तो आप अपने फ़ोन को एक टोकरी में रख दें, टोकरी में रख के उसको साइड पे कर दें कि भाई इसका काम हो गया, कोई इमरजेंसी है तो उठा लो फ़ोन और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। उसको इतना वायरल हुआ वो वीडियो, अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट जो जिसने मुझे फॉलोवर भी दिए, सिर्फ व्यूज़ नहीं दिए, फॉलोवर भी दिए। क्योंकि आज के टाइम पे एक्चुअली बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मतलब कंटेंट ऐसा जो अट्रैक्ट कर सके या सामने वाले को ऐसा लगे कि मतलब हमें ये करना चाहिए, वो ज़्यादा वायरल होता है। 90s में क्या होता था कि पापा साथ में बैठे हैं, साथ में उनकी वाइफ बैठी हैं और बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, अपने फादर से कुछ सवाल बीच बीच में कर रहा है, और जो छोटा बच्चा है वो खेल रहा है। ये 90s की फैमिली थी, 100% कंसंट्रेशन ऑन फैमिली लाइफ, फैमिली टाइम, 100% हैप्पी लाइफ प्लस फैमिली लाइफ। आज की डेट में मदर के पास अपना फ़ोन है, वो अपना बिजी है, बच्चा वो कार्टून देख रहा है, फादर भी अपना स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो छोटा बच्चा जो बीच वाला है वो अपना किसी लैपटॉप पे बैठा है। तो होता क्या है कि वो सब ने अपनी अपनी डिजिटल दुनिया बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे टाइम के लिए तो ये सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से आजकल ऑटिज्म और ये चीजें मतलब स्क्रीन की वजह से सारी बहुत सी बच्चे भी बहुत प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। फ़ोन बना ही इसलिए था क्योंकि सिर्फ फ़ोन का पर्पस सिर्फ कॉल सुनना या करना रह गया तो फिर इंटरनेट का तो जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गैप है डिजिटल दुनिया का और पर्सनल लाइफ का, वो ज़रूर उसमें होना चाहिए। अभी मैं शाहरुख खान को कल सुन रहा था, अब बातें चली हैं तो बातों से बातें निकलती हैं। शाहरुख खान ने बोला कि मैं जब घर आता हूँ तो मैं अपना फ़ोन साइड पे रख देता हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, फिर अपने दूसरे बच्चे को देखता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर जितना मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ, फिर अपनी जो फैमिली में पूरा 100% टाइम मैं अपने बच्चों को देता हूँ, अपनी फैमिली को देता हूँ। जब इतना बड़ा आदमी उस लेवल पे पहुँच के जो आज भी इतने घंटे काम करता है, वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो फॉलोअर्स बढ़ाने में आपने क्या किया? मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने में कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस किया, और आज भी मेरे पास वो एक एक फॉलोअर का रिकॉर्ड है कि कितने फॉलोअर किस वीडियो से आए, तो उसको टोटल करेंगे तो जितने हमारे हैं उतने ही हैं। तो अभी बीच में मैंने हम बात कर रहे थे कि ट्रेंड चला कि लोग क्या कह रहे थे कि 10,000 रुपये, 5,000, 4,000 खर्च करो और इतने फॉलोअर ले जाओ। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यार मार्क जकरबर्ग पागल है क्या? जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया तुम उससे ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसको पता नहीं है कि फॉलोअर फेक बना रहे हो। तो 1 सेकंड लगता है उसको उनको ये जानने में, और उस अकाउंट को फिर वो क्या करते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां करी भी, और उसके बाद उनका उसको डाउन किया कर देते हैं। 1 सेकंड लगता है उनको, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अरबों रुपए की उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैंने कुछ नहीं किया, टोटली फोकस्ड ऑन माई कंटेंट, और उस कंटेंट से ही फॉलोअर आए हैं। स्पेशली जो रील्स हमारी मिलियंस में जाती है वहां से फॉलोअर आते हैं, ज्यादातर वहां से फॉलोवर आए हैं। तो उसमें फिर इंटरेस्ट का पता चल जाता है। जैसे मेरी एक बच्चों वाली वीडियोस वायरल हुई थी, उसके मेरे ख्याल से 18 मिलियन व्यूज हैं, तो उसमें उस एक ही वीडियो मुझे करीब 15-20 हज़ार फॉलोवर देगी। तो वहीं से बने हैं जितने भी बने हैं। ठीक है, ओके। नेगेटिव कमेंट्स पे आते होंगे? नहीं, बहुत रेयर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मेरा, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाता है, तो किसी के पास कुछ बचता ही नहीं। नेगेटिव कमेंट ज्यादातर वहां आते हैं जहां पे अपना ओपिनियन आप खुल के रखते हो किसी भी एक इश्यूज को लेकर। तो मेरे वाले जो टॉपिक है वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है, और नेगेटिव कमेंट होने के चांस, हाँ, बहुत सारे लोग आपको करेंगे भी, तो मैं उनको स्माइल करके टाल देता हूँ। अभी बीच में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, लंदन का था वो, लास्ट अभी थोड़े दिन पहले मैं यूके जाके आया। तो एक बंदे ने लंबा चढ़ा, मतलब उसने मुझे लगता है 5-7 मिनट लगाए होंगे उसको लिखने में। वो जो मैंने जो कंटेंट किया, पोस्ट किया, उस पर ठीक ठाक व्यूज़ थे। अब उस भाई ने इतना टाइम लगाया, तो उसको मैंने नीचे लिखा कि यार इतना वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, मुझे एक लाइन में लिख देते। तो ही सेड कि इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत हैं।
तो मैंने उसको फिर स्माइली करके जवाब दे दिया, तो फिर उसने फिर जवाब दिया अगले, फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब आपने जो मैंने लिखा उसको आप मानते हैं, तो हम बात यहीं खत्म करते हैं। मतलब लोग खुद ही शुरू करते हैं, लोग खुद ही मतलब बहुत फ्री बैठे हैं, मतलब एकदम कुछ भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो कोई तो भी कमेंट। यस यस यस, इतने विले लोग हैं और मैं तो समझ नहीं आती कि उसको इतना टाइम था, इतना टाइम था, वो भी कम से कम उसने 14-15 लाइन लिखी होंगी उसके ऊपर। सो ठीक है, देखो जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा, अब इसके नेगेटिव कमेंट्स का भी एक बड़ा फायदा है। बहुत सारे नंबर ऑफ यूट्यूबर हैं जिनके जो अच्छे पैसे भी कमाते हैं, तो कभी भी देखना जो हेटर्स हैं उनके खिलाफ वो नहीं बोलते, क्योंकि जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा, अब इंस्टाग्राम को या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना नहीं जानता ना कि वो अच्छा लिख रहा है बुरा लिख रहा है, उसके लिए एंगेजमेंट है, और जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा उतना ही आपका जो का पेज उतना बूस्ट करेगा। ठीक है। तो जो नए मतलब फ्रेशर्स यूज अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि ऐसा क्या कंटेंट उनको मतलब बनाना चाहिए जिससे कि इजीली रीच बढ़े, ठीक है, इजीली व्यूअर्स प्लस फॉलोअर्स? देखिए, जो नए कंटेंट क्रिएटर मार्केट में अभी भी आएंगे, क्योंकि देखो ये तो एक जर्नी है, कुछ लोग बीत जाएंगे, कुछ नए आएंगे और सबको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यह एक ऐसा कोई सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक आदमी कुंडली मार के बैठ गया। देखिए, या तो आप अपना एक नीश वो लोग पकड़ें, यदि उसमें एक्सपर्ट हैं तो सपोज कोई फाइनेंस में है, आज हर जगह पे आप मतलब फाइनेंस में बैठे हैं, ऑटो वाले बैठे हैं, हर जगह पे भरे पड़े हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। और जब यदि एक्सपर्टीज नहीं है मान लो, तो फिर वैरायटी ऑफ कंटेंट बनाओ, हर और हो सके तो स्टार्टिंग के अंदर खुद के टॉपिक चूज करने की बजाय, जो मैंने अभी सीखा इतने टाइम बाद, कि जो ट्रेंड में चल रहा है ना, बस उसी पे अपना ओपिनियन देते रहो। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आपका नजरिया क्या है उसके ऊपर, वो ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो उनको न्यूज नहीं चाहिए। भाई या तो न्यूज चैनल ही बना लो फिर, यानी कि न्यूज वाला वो अलग से कॉन्सेप्ट है, अभी न्यूज न्यूज न्यूज, तो वो आप हमें क्यों देखेगा, वो तो न्यूज देखेगा ना। आपका उसमें ओपिनियन क्या है, तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी पंजाब में बाढ़ चल रही है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है, या मैचेस वगैरह आ रहे हैं, या और भी देश में रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन दो। और ओपिनियन ऐसा दो कि जो रिलीवेंट हो। और एक चीज और है, लोग ऐसी वीडियो है जो करंट के ऊपर भी बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिना फैक्ट्स के बात किए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी करके मुझे व्यूज चाहिए। वो शुरू में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना तो उनको कोई वो मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, ना उनको काम मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियोस जो बनाते हो, एडिटिंग की कौन सी एप्स यूज करते हो? देखिए, मेरी जो पर्सनल वाली वीडियोस हैं, ज़्यादातर टाइम निकाल के मैं खुद कर लेता हूँ। हालांकि टीम है हमारे पास, वो अपने जो प्रोफेशनल क्लाइंट हम हैंडल करते हैं उनके लिए है, वो हो जाता है, लेकिन मैं इन शॉर्ट यूज़ करता हूँ उतने में जो जितना हमें, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए। एडिटिंग का जब वीडियो एडिटिंग वाला आता है, तो मैं उसको अपने प्रोफेशनल एडिटर से ही एडिट करवाता हूँ, जब उस लेवल का हो। जैसे किसी क्लाइंट का हम बनाते हैं, तो वो हम प्रोफेशनल एडिटर से कराते हैं। तो मतलब कंटेंट पहले से प्लान करके रखते हैं या जस्ट समटाइम्स नहीं, ऐसा भी है दोनों कि चीजें होती हैं। बहुत बार रैंडम, और जितना मैंने रैंडम किया वो चला है, वो ज्यादा चला है। हालांकि चलने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करने में फिर टाइम लग जाता है। पहले खुद हम सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो रैंडम है वही ज्यादा। तो पहली बार जब कैमरा फेस किया, कितना एक डर लगा? नहीं, कुछ नहीं, मुझे इसलिए नहीं था कॉन्फिडेंस कि शुरू से कॉन्फिडेंस था। मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन रहा है। मास कम्युनिकेशन जब हमने किया, तो वहाँ पे ही वो हेजिटेशन सारा खत्म हो गया। हम दिल्ली आए थे जर्नलिज्म करने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, तो वो शुरू से ही नहीं था। स्कूल टाइम में भी मेरा तो शुरू से वही रहा है कि स्टेज पर बोलना है, मतलब 1000 लोग खड़े हों, 5000 लोग खड़े हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोल देंगे। ठीक है, शुरू में हेजिटेशन हल्की तो मास कम्युनिकेशन आपने किया, मतलब इन एक्चुअल आप कंटेंट क्रिएशन ही करते हैं या उसके अलावा? नहीं, सिर्फ देखिए, ये बात फैक्ट है कि कंटेंट क्रिएशन से घर नहीं चलाया जा सकता। यानी कि आपको अपनी इनकम करनी है, तो अदर रेवेन्यू सोर्सेज होने ही चाहिए। कंटेंट क्रिएशन आपका शौक हो सकता है वहां से इनकम भी हो, हमें भी चलो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतनी भी नहीं हो रही कि मतलब हम बोलें कि नहीं जी बस हो गया, अब हमें यही करना है। तो अदर रेवेन्यू सोर्सेज, हमारी पीआर एजेंसी है, मैं फाउंडर हूँ लाइमलाइट ब्रांड सॉल्यूशंस का। पिछले 14 साल से हमारी एजेंसी है। वी आर वर्किंग फॉर एजुकेशन सेक्टर, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टार्टअप्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें एज अ पीआर, आई एम अ पीआर प्रोफेशनल। ओके, मतलब एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोक के पूछना चाहूंगी, व्हाट इज पीआर? देखिए, पीआर या पब्लिक रिलेशन फुल फॉर्म हम कहेंगे, तो पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि अपने
जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, क्लाइंट व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, क्लाइंट कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी ब्रांड इमेज बिल्ड करना, यानी कि उसकी इमेज को पावरफुल बनाना, उनका रेपुटेशन बढ़ाना। तो वो ये होता है। अब ये ऐसे मैं बोलूंगा तो टेक्निकली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं फॉर आएगा। एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दिस इज पीआर। पीआर का मतलब क्या है कि अमूमन अब देखो ट्रेडिशनल पीआर के भी अब ना ट्रेंड बड़े चेंज हो गए हैं। असल मायने में पीआर का मतलब ये था कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मुझे मैक्सिमम उसको मीडिया में विजिबिलिटी देनी है। तो जितना ज्यादा वो मीडिया में विजिबल रहेगा, जितनी ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी, उतना ही लोग उसको ज्यादा जानेंगे, उसका प्रोडक्ट बिकेगा और उसके क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ओवरऑल। तो अभी क्या हुआ गया कि पहले सिर्फ मीडिया इसमें ऐड था पीआर में, सिंपल उसमें कहें तो उसमें जो टूल्स हम यूज कर दैट इज कॉल्ड मीडिया रिलेशंस, यानी कि अपने क्लाइंट्स को बैक टू बैक मीडिया के अंदर हाईलाइट्स करते रहना। वो न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है और आपका टीवी में भी हो सकता है। अब पीआर का जो तरीका है वो बदल गया, अब सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया में मेरा काम है कि मैं अपने क्लाइंट्स को उसकी सोशल मीडिया जर्नी को भी दिखाऊं, उसको पॉडकास्ट सजेस्ट करूं अच्छे अच्छे, जहां पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इवन इसके अलावा मैं उसको डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि गूगल में आप डाल रहे हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पब्लिश होता रहे। दैट इज कॉल्ड डिजिटल पीआर, कि उसको डिजिटली वो उसकी कवरेज आती रही। तो सिंपल भाषा में बोलें तो उसकी मैक्सिमम विजिबिलिटी, चाहे वो सोशल मीडिया से आए, चाहे वो पॉडकास्ट से आए, चाहे मैं उसको कहीं अवार्ड्स में भेजूं या फिर कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने क्लाइंट्स को लेकर जाऊं जहां पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपनी जर्नी, नॉट इवन जर्नी बता सके, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, जैसे TEDx वगैरह या तो बहुत ये सारे ऐसे। मतलब बड़ी कंपनी इसके लिए करते हो या छोटे मोटे? देखिए ज्यादातर तो आज भी ना पीआर एजेंसी का जो यूज है वो मैक्सिमम बड़ी कंपनीज या फिर एक वो कंपनी जिनके पास ठीक ठाक बजट होते हैं वही ले रहे हैं। छोटे मोटे में नहीं, वो ज्यादा नहीं यूज करते, नहीं वो नहीं यूज करते, बहुत लार्ज स्केल पर यूज नहीं करते। तो इसके लिए स्कूल्स हैं जैसे हमारे पास, स्कूल यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी यूज करती हैं, जिनको वाइडली रीच करनी है अपनी लॉन्ग टाइम के लिए। डिजाइनर हैं वो यूज करते हैं, IT कंपनीज हैं वो पीआर का यूज करती हैं। सब लोग नहीं करते, अभी भी मुझे लगता है कि 10-12-15% लोग पीआर का यूज कर रहे होंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्री आगे ये ग्रो कर रही है। ठीक है, तो पीआर के लिए आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स किया या नहीं? मैंने किया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन किया तो, लेकिन मेरा इंटेंशन जो था, बिकॉज मेरा जो जर्नी शुरू हुआ जैसे 10वीं तक हमने गांव में पढ़ाई करी, उसके बाद हम स्कूल आगे शहर में 12वीं वहाँ से किया। देन आई ज्वाइंड ए कॉलेज। हमारे शहर का जो कॉलेज था वो, उसमें मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर किया। लेकिन जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा था तो उसमें था मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स उसमें तो फिर भी हम किसी तरीके से हो जाते, बिकॉज मुश्किल नहीं थी मुझे। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है ना, उसमें आज भी डर लगता है और आज से 25 साल पहले भी डर लगता था। इट्स वेरी क्लियर। तो मेरे फिर प्रोफेसर ने बोला कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम मैं अपनी एक्टिविटीज में ही रहता था। कॉलेज में कोई एक्टिविटी हो और मतलब उसमें मैं ना जाऊं, पॉसिबल हारूं जीतूं, कैसा प्रेजेंट करूं वो अलग विषय है। कि हम जरूरी नहीं कि जहां पे गए वहां पे कोई अवार्ड ही लेकर आए। बहुत बार शायद टॉप 10 में भी नहीं रहे होंगे, बहुत बार टॉप 1 में भी रहे। तो मेरा ये था कि मुझे जर्नलिज्म में ही जाना है, जर्नलिज्म में ही जाना है। तो प्रोफेसर ने मुझे बोला जब जर्नलिज्म में ही जाना है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो मैंने वो अपना पूरा साल ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया वो 1 साल पीछे। अच्छा, बैक गियर लगाया। फिर हम दिल्ली आए, यहाँ मास कम्युनिकेशन हमने ज्वाइन किया, यानी ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, BMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो हमने किया। बस उसके बाद जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो वो स्ट्रगल का दौर था कि जहाँ पे हम देखो, जब आप एक गांव से आते हो, बड़े डायरेक्ट दिल्ली में आ गए हो, तो यहाँ पे तो दुनिया भर के चैलेंजेस होंगे। तो एंड ऑफ द जैसे मेरा कोर्स खत्म होने वाला था तो मुझे एक कॉल आता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ PR एग्जीक्यूटिव। तो क्योंकि मैंने अपना रिज्यूमे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ था, तो तब मैंने पीआर का नाम सुना कि थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था मास कम्युनिकेशन में, लेकिन प्रैक्टिकली में और जो कागजों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो एग्जाम मैंने पीआर का दिया फाइनल ईयर में और जो हमने काम किया वो मैच भी नहीं करता। मुझे समझ नहीं आती वो प्रोफेसर लिखने वाले कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हैं या फिर उन्होंने प्रैक्टिकल देखा ही नहीं। मतलब जो एक्चुअली में हमने काम किया वो वहां पे एक लाइन में लिखा हुआ था, ऐसे ऐसे भाषण लिखे हुए थे वहां पे जिसका यूज ही नहीं। तो फिर मैं जब गया, उन्होंने बोला पीआर का मतलब जानते हो, तो मैंने वही किताबों वाला ही चेप दिया। तो ही सेड नो, दैट इज नॉट पीआर। फिर वो जो हमारे बॉस थे पहले, उसने मुझे बताया कि भाई मोटे मोटे तौर पर पीआर का ये मतलब, मेरे पास एक क्लाइंट है तो मैं इसको मीडिया में विजिबिलिटी देनी है, और जितना ज्यादा विजिबिलिटी आएगा उतना मेरा जो क्लाइंट है वो ग्रो करेगा। बस वहां से मुझे पीआर का पता चला। एक्चुअली मुझे जब मैं मार्केट में आया तब पता चला
किताबों से नहीं पता चला। कितना टाइम तक आपने मतलब जॉब की एंड देन मैंने सिर्फ 1.5 साल जॉब किया। 2009 में हमने अपना करियर शुरू किया। 2009 में से लेकर 2010 के मिड तक हमने अपना 2 कंपनी मैंने चेंज करी। फिर मेरे को लगा, रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो तब ये कोई स्टार्टअप्स का ऐसा कोई शब्द भी नहीं था, तो ना ही एंटरप्रेन्योर शब्द मतलब मुझे नहीं पता था। अंग्रेजी हमारी ठीक ठाक ही थी, तो इसलिए शायद वो शब्द भी नहीं पता था। तो मेरे को ये था भैया अपना बिजनेस करते हैं, बस ये था कि अपना बिजनेस करते हैं। तो शुरू में हमें ठीक ठाक क्लाइंट मिल गए, तो जो सैलरी हम 15,000 हमें मिलती थी पहले, क्लाइंट ने हमें 50,000 ज़्यादा दे दिया। तो फिर मेरे को वो लग गया। देखो एंड टारगेट जो होता है ना, वो कोई माने या ना माने, एंड टारगेट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए या ये होना चाहिए। वो जो ये बातें हम सुनते हैं और अच्छी भी हैं, मैं मानता हूँ, उसमें गलत नहीं है, लेकिन लास्ट में आदमी यही सोचता है भैया कितना कमाते हो। बिल्कुल। घर वाले भी यही पूछेंगे कि कितना कमाते हो, आपके आसपास के लोग भी आपको उसी से जज करेंगे कि आपकी इनकम क्या है। लेटर ऑन स्टेज आपको ये बातें ज्ञान लगती होंगी बाद में कि नहीं नहीं, पैसा सब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। जब आदमी एक लेवल पर पहुंच जाता है तब ऐसी बात करता है, उसमें गलत नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब आदमी खूब कमा लिया तो इनिशियल स्टेज पर देखो पैसा ही है। तो मैंने इस तरह से अपनी जर्नी कितना टाइम लगा अपने बिजनेस को सेटअप करने में, मतलब जिसको आपको लास्ट में लगा कि हाँ अब सेट हो गया है बिजनेस? करीब 2 साल 3 साल के बाद, 2-1 साल के बाद मेरा हो गया था कि अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत, अब गिरेंगे नहीं। और दूसरी बात, मुझे ना तब भी डर नहीं लगता था गिरने में। कभी कभी होता है हमारे पास इतने क्लाइंट हो जाते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि यार हाशिए पर आ गए। ऐसा होता है हर 2-3 साल में, मेरे साथ तो जरूर होता है कि कभी तो ऐसा हो यार इतने क्लाइंट आ गए, अब छोड़ो, अब और ना जितनी टीम है। उस टाइम पर अपने लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? उस टाइम पर मोटिवेशन का यही है कि देखो, जितने आपके खर्चे हैं और जो आपकी इनकम है, उनके अंदर जब तक आपका वो बैलेंस बना रहेगा, ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होते कि बहुत ये मिल गया, और ना जब कुछ चला जाए तो उसको लेकर इतना गम नहीं है। तो बस वही मोटिवेशन है कि जब हमारे पास, जब ढूंढ रहे हैं नया काम, नया क्लाइंट, तब भी वही कॉन्फिडेंस है। और जब बहुत ज्यादा हो गया तो तब जीवन हमारा वैसे ही रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी भौतिक वस्तुएं और कर ली, ऐड ऑन कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डीमोटिवेट हो जाओ। ठीक है। तो मतलब इफ इन केस कोई पीआर में जाना चाह रहा हो और यहाँ सुन रहा हो, तो आप उसको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि अगर ये इतनी चीजें आपके अंदर हैं तभी पीआर में सक्सेस आप देख सकते हैं? देखो, सबसे पहले यदि पीआर के अंदर आपको आना है तो उसकी सबसे बड़ी है कि आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए। आजकल YouTube पे, इंटरनेट पे दुनिया भर का कंटेंट रखा हुआ है, आप उसको देखिए, बिल्कुल देखिए। मेरे पास बच्चे आते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, जब हम इंटर्नशिप के लिए अपनी कंपनी में हायर करते हैं। यकीन मानो आज 2025 में भी उनको नहीं पता पीआर क्या होता है, वो किताबों वाली लैंग्वेज। मैं उनको बोलता हूँ कि लास्ट टाइम तुमने, इवन आजकल तो चैट जीपीटी ये सब इतना कुछ आ गया, उसको आप जैसी बात करो आपको वो जवाब देगा, वो देख लो। तो जो पीआर में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम इस इंडस्ट्री में आए। जो ये याद रखें कि स्टार्टिंग में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके बाद अंदर से। और दूसरी बात क्या है कि वो अपना मल्टीटास्किंग एंगल से आए, कि उनको मार्केटिंग में भी काम करना पड़ सकता है, एग्जीक्यूशन में भी काम करना पड़ सकता है। तो थॉट प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज ना लेकर आए जी मुझे सिर्फ पीआर का एक ही पार्ट करना है, नहीं। तो उनके अंदर पहले से इच्छा होनी चाहिए, बिलीव जिसको हम कहते हैं। बस बिलीव रखें कि मुझे ये करना है, बस यही उनको चाहिए, बिलीफ। बाकी सब कुछ हो जाता है। बोले कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये सब, वो सब आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना भी आपको आ जाएगा, बात करनी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाता है। लेकिन बिलीव जो है ना, सेल्फ बिलीव, वो आ जाए, और जो भी प्रोफेशन में आप हो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसको आप भले ही पसंद करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर आपकी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, उसको पसंद करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना पॉडकास्ट कर रही हैं, तो पॉडकास्ट का जो कंटेंट, जो भी आप काम कर रही हैं, उसको लेकर यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि यार ये मुझे करना है। अब उसमें कैमरा कैसा है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब मैनेज हो जाता है। कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप चलता है। बिल्कुल। और आपको मतलब ऐसा लगा किस पॉइंट पे कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है जिंदगी, मतलब वो नहीं दे पा रही है मुझे कि जो मुझे चाहिए? वो तो हर 2-3 साल में जब कंपनी में क्लाइंट चले जाते हैं तो होता ही है, तो लगता है डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। ऐसा मतलब जब सक्सेस मिली नहीं थी उससे पहले का, देखिए उससे पहले, वो तो एक बड़ी दर्दनाक सी स्टोरी है। यकीन मानो, मैं 7 महीने बेरोजगार रहा, और फैमिली का ये प्रेशर कि यदि तुमसे काम नहीं होता तो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारी ज़मीन वगैरह है, ठीक ठाक सी ज़मीन है,
तो मेरे फादर यही कहते थे कि भाई नहीं काम हो रहा तो नॉट टू वरी, आप वापस आ जाओ, ट्रैक्टर हैं अपने पास, खेती करेंगे, तो वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं कहता हूँ यदि नहीं जॉब्स मिलती या नहीं पीआर में आते तो शायद मैं खेती भी करता तो भी कुछ ना कुछ कर जाता। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन है यदि उसको उस एंगल से लें। तो तब मुझे लगा 7 महीने मैं भयंकर बेरोजगार रहा, जिस कंपनी में जाओ, जहाँ रिज्यूम दो, मतलब ऐसा लग रहा था कि शक्ल देख के भगा देते थे, मतलब कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद मेरे को एक शख्स मिले, हिंदुस्तान टाइम्स में थे, उन्होंने मुझे एक लिंक दिया, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक एजेंसी में भेजा, मैंने वहाँ पे 15 दिन काम किया, उस नाम नहीं लूंगा उस एजेंसी का, उस बंदे ने मेरे 15 दिन के पैसे भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ आज भी। थैंक यू इसलिए बोलता हूँ कि उसने जो मुझे टास्क दिया, उस टास्क में मैं अपने एग्जीक्यूशन में किसी और से, मतलब उस टास्क के अंदर क्या था कि जो भी मुझे काम दिया गया, मेरे को एक बार मीडिया राउंड्स पे जाना था। मीडिया राउंड्स का मतलब होता है कि आप मीडिया से इंटरेक्ट करके आते हो अपने रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक मेरे जैसा और एक लेडी बैठी थी, उसने मुझसे कहा कि मतलब उसने जब मेरे बारे में पूछा तो मैंने उसको वही अपनी पूरी कहानी सुनाई कि भाई 7 महीने बेरोजगार रहा हूँ, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ 15-20 दिन हो गए हैं, और वो भी ऐसा मुझे कुछ खास सीरियस नहीं ले रही। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, तो फिर आप मेरे बॉस से कनेक्ट करिए, वो आपको काम दे सकते हैं। तो बस वो लेडी मिली ना, वो वहाँ की सीनियर पोजीशन पे थी, बहुत सीनियर पोजीशन पे थी, एंड वेरी स्टिल आई थैंक्स टू दैट लेडी, दिव्या ज्योति उसका नाम था, मुझे आज भी याद है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच टू हर ऑल्सो कि उसने वो मुझे कनेक्शन दिया, और फिर हम आगे जो, तो मतलब लाइफ में कोई ना कोई है जो कहीं ना कहीं आपको, देखिए जो यूनिवर्स है ना, बिलीव सिस्टम जो हमारा है, या जो यूनिवर्स है, भगवान होता है नहीं होता है ये भी एक विषय है, लेकिन यूनिवर्स है, यदि यूनिवर्स पे आपको भरोसा हो, उससे जो कुछ आप मांगोगे वो सब मिलेगा। सुनने में ये चीजें मजाक लग सकती हैं, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये तो फालतू की चीजें, नहीं, यूनिवर्स में वो इतनी पावर है आपको देने की, कनेक्शन हो जाएगा। आपने बहुत बार सोचा होगा, आपने अचानक किसी के बारे में सोचा, उसका कॉल आ गया, वो ऐसे नहीं हुआ। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। अब हर चीज को हम धर्म के नाम से नहीं जोड़ना चाहते, तो हर चीज वैज्ञानिक आधार पर होती है। देर सवेर सबको चांस मिलता है, लेकिन जिंदगी एक बार चांस जरूर देती है, वो चांस ले लिया तो आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। उस टाइम में, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, उस टाइम पर भी पेशेंस सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस रखिए। इवन मैं तो कहता हूँ जब बुरा दौर चल रहा हो तब आपके पास टाइम ही टाइम होता है, हाँ। तो तब उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अलग अलग। और आजकल तो जब खराब दौर चल रहा हो तो फोन तो सबके पास, अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत अच्छे आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स है काम करने के लिए, लेकिन जरूरत पड़े तो कुछ भी करो, काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये चीज मैंने अपनी फॉरेन ट्रिप से भी सीखी, काम, वर्क इज वर्क, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। मजदूरी कर रहे हो बिल्कुल यार, उसमें क्या है, वो तो अपना काम है ना। ठीक है, फॉरेन ट्रिप की आपने बात की, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि फॉरेन ट्रिप पर जब आप गए, आपको क्या डिफरेंस लगा फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में? देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि उन जो दूसरे देशों का, यूरोपियन देशों की बात करें, ज़्यादातर मैं यूरोप में गया हूँ, तो वहाँ पर क्या उनका एक सिस्टम है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है सिविक सेंस की। तो सिविक सेंस के मामले में वो लोग हमसे एडवांस है, कहीं ज़्यादा एडवांस है। मतलब हमारे में लोग क्या करेंगे, वहीं पे खाया वहीं पे थूक दिया, चाय का गिलास लिया वहीं पे फेंक दिया। तो सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर अभी लोगों की जो मानसिकता है वो पुअर है। मैं तो खुल के बोलूंगा कि भारत के ज़्यादातर लोगों की मानसिकता जो है वो पुअर है। सिविक सेंस आनी चाहिए, सड़क पर गाड़ी कैसे भी चला रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, गाली गलौच, ये तमाम चीज़ें। तो एक तो मुझे ये सीधा फर्क समझ में आया कि साफ सफाई यानी कि स्वच्छता। हमारे देश इतना खूबसूरत है, जितनी वैरायटी ऑफ मौसम, वैरायटी ऑफ पहाड़, नदियाँ, झरने, दुनिया भर की प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। बस वही है कि उनको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो लोग मेंटेन करते हैं, हम शायद उस लेवल पर नहीं करते। यहाँ पे पब्लिक भी जिम्मेदार है और म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम भी उतने ही जिम्मेदार है कि उसके ऊपर कैंपेन चलाएं। अभी तो लोग बहुत जागरूक है, मैं देखता हूँ ये इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सफाई अभियान वो उनका चलता ही रहता है, स्वच्छता चलती रहती है। दे आर वेल एंड गुड, मैं तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो वो कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी यदि ये सोचे कि नहीं मुझे यार डस्टबिन में डालना है, अब डस्टबिन की बात सुन लो, मैं अब लंदन में गया तो वहां पे हर 10 कदम पे डस्टबिन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ आपके स्टूडियो से लेकर यहाँ 5 किलोमीटर दूर तक एक डस्टबिन, आप सड़क पर एक भी नहीं मिलेगा आपको। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, सिविक सेंस। बाकी सब काम हर जगह एक जैसा ही होता है। लोग वहां भी लोग एंड ऑफ द डे काम करते हैं, हमारे भी काम करते हैं, वहां भी 2 पैसे कमाते हैं, हमारे भी। आप क्या सोचते हो, अगर इफ इन केस आपको मौका मिले, आप वहां सेटल होना चाहोगे कि यहाँ आपको लाइफ
आपकी लाइफ आपको कहाँ ऐसा लग रहा है नहीं, कि मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ से मेरे को 2 पैसे आ रहे हैं, तो जो अच्छा लगे, जो दिल को पसंद हो। मैं नहीं कहता विदेश जाओ ना जाओ, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी आबादी है वो सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर ही रहे बिल्कुल। हैं। तो अपने देश में जब आप रहते हो तो आप एक अलग फील करते हो, आज़ादी फील करते हो। ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब मेरे को हर सांस में मेरा देश है। लेकिन बाहर आप जाते हो, दुनिया भर की खूबसूरती है उनकी, बहुत सुंदर है, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुबक के रहना पड़ता है। ये लोग जो हमारे इंडियंस भी बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम खुल के वो, मतलब कहीं ना कहीं माइंड में ये जरूर रहता है कि यार हैं तो फॉरेन में ही ना। तो ठीक है, वो लोग अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए बाहर जाते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, जिसकी जहाँ पे रोजी रोटी है। बिल्कुल। जो वीडियोस ज़्यादा वायरल हुई हैं पेरेंटिंग पे, तो उस पर कुछ टिप्स आप अपकमिंग पेरेंट्स को, और जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहें तो? देखिए, मैं पेरेंट्स को मेरा सबसे बड़ा टिप्स यही है कि एक तो ये जो फ़ोन है ना, इसको आप घर आने के बाद रख दें। यानी कि इसका इस्तेमाल बच्चों के सामने कम करो, तो अपना जो टाइम है ना वो बच्चों को दें। क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पेरेंट्स आजकल इस चीज़ को लेकर तो जागरूक है कि बच्चे ने कितना पढ़ाई करी, कितनी नहीं करी, उसका होमवर्क पूरा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ वो खुद से एक ज़रूर सवाल करें कि आपने अपना कितना टाइम फ़ोन को दिया और कितना बच्चे को दिया। तो एक तो ये है कि इससे थोड़ी सी दूरी बना लें। दूसरा, हर बच्चे में ना क्वालिटी होती है, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके ही आप काम करवाओगे। तो वो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना कम कर दें। पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। अरे नहीं पढ़ते, कम पढ़ जाएंगे, 1 महीने बाद रेडी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्त बीत जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, और डिजिटल दुनिया के करीब रहें, लेकिन इतना करीब भी नहीं कि अपनों को छोड़ दें। तो मेरा सबसे बड़ा टिप्स यही है। ओके, ठीक है मिस्टर पवन, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर पवन कंबोज, जिन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हमारे साथ शेयर की। और आप में से भी अगर कोई अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 9211415929। और एक बात हमेशा याद रखिए, रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मंजिल हर किसी को मिलती है।